क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आओ एक बार हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, या कुछ बच्चों ने बिल्कुल गाइड की रटी रटाई लाइनें लिख दी हैं, ना उसका मीनिंग पता होगा उनको ना मतलब। तो थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बच्चों इसका आंसर सिंपल सा है। जो लोहा है यानी जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में। कॉपर के तुलना में लोहे की क्रियाशीलता उसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सक्रिय होता है। एक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक्टिविटी सीरीज को किस प्रकार अरेंज किया था। हर एक एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी यानी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। जो जितना नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता यानी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप ध्यान देंगे तो क्या देखेंगे, जो लोहा है जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर होता है, यानी आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर के कंपेयर में। सो जब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा, कहाँ से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि पहले ब्लू था अब वो फेरस सल्फेट बन जाएगा और उसका जो रंग है वो हो जाएगा फेड ग्रीन। यानी बात हो रही है इसकी FeSO4 फेरस सल्फेट। और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि इसको जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा हाई रिएक्टिविटी होने के कारण। जिन बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है वही बच्चे इसको समझ सकते हैं। अब मैं दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, किस प्रकार होता है, वो सब चीज़ें नहीं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। आपको वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाएं। डिस्प्लेसमेंट वीडियो, जो डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो है वो देखें। यदि आपने पहले से देखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है उसको देखने की। जिसको नहीं आया है पहले वो देखें, फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने क्या किया है क्वेश्चन में गलती, हालांकि मैंने उसके लिए नंबर नहीं काटा है, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बट उन्होंने क्या लिख दिया है, सिंपल लिख दिया है कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए कॉपर सल्फेट का सल्यूशन ब्लू से फेड ग्रीन हो जाएगा। हालांकि बात सही है, लेकिन उनको एक लाइन और भी लिखना चाहिए था जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो ज़रूरी ये लाइन है कि क्यों किया डिस्प्लेस। तो आप लिखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस प्रकार आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता। खैर बच्चों ने ठीक लिखा हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, वाई आर डिकम्पोज रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल विपरीत क्यों कहते हैं, उल्टा क्यों कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों ने सही दिया था। कुछ बच्चों ने सेंटेंस में गलती कर दी थी थोड़ी बहुत, खैर उसके लिए मैंने उतने मार्क्स नहीं काटे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, बिल्कुल ही गलत लिखा था। 4 बच्चे ऐसे थे, 4 या 5 बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही गलत लिखा था। डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन कॉम्बिनेशन में और कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन डिकम्पोजिशन में लिख दिया था, वो भी सेंटेंस का बिना ध्यान दिए, इज एम आर कहीं भी।
कहीं भी यूज कर दिया, कोई मतलब नहीं बन रहा है सेंटेंस का, पता नहीं कैसे लिखे हैं, कौन सी लैंग्वेज, गाइड से रट्टे मारते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आता। जब मैंने इनको बोल दिया है कि बच्चे आपको जब मैं लिखवा रहा हूँ समझा रहा हूँ वहाँ से क्यों नहीं लिखते, बात तो ये है कि वहाँ पे वीडियो देखनी पड़ती है, 1 घंटा देना पड़ता है, तो काम से बचने के लिए डायरेक्ट गाइड उठाते हैं लिख देते हैं, ना समझ में आना ना वैसे। खैर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक दूसरे से विपरीत कैसे हैं, वियोजन एंड संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे से अलग कैसे हैं, मतलब विपरीत कैसे हैं। इसका आंसर सिंपल है, कॉम्बिनेशन में तो दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर ब्रेक डाउन होकर अपघटित होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या हैं, विपरीत हैं। दूसरी बात, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने, गिने चुने 2 या 3 बच्चों ने ही इन दोनों का एग्जाम्पल दिया था, कम्बिनेशन का भी और डिकम्पोजिशन का भी, बाकी बच्चों ने एग्जाम्पल दिया ही नहीं। तो बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटर का लगा लो, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो बच्चे ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसको आप वो कर लो, क्या कहते हैं, बैलेंस कर लो रुको यहाँ पे 2 आएगा, इसको बैलेंस कर लो आप। तो बच्चे ये कौन सा रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है। देखो 2 रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये वाटर बना गए, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, इसी एग्जांपल ले लो आप, जैसे H2O है बच्चे, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा 2 गैसों में, कौन कौन से गैस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, देखो डिकम्पोज हो गया, तो इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस प्रकार आपको छोटे से एग्जाम्पल देना था, आप वो नहीं दिए, तो उसके लिए मैंने मार्क्स काटे हैं 1-1 नंबर। कुछ बच्चों के तो बेवजह मार्क्स मैंने काटे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, एग्जाम्पल नहीं दिया जबकि उनको अच्छे से आता था। बच्चे मैं आपको कह रहा हूँ, साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री में चाहे कुछ पूछे या ना पूछे, यदि आपको डेफिनेशन भी पूछा है ना 1 मार्क्स में, तो प्लीज़ यदि आपसे हो सके, आपको देखो अब ना आए तो उसकी मजबूरी है, लेकिन जब आपको आता है तो आलसपन मत किया करो। एग्जाम्पल और रिएक्शन, केमिस्ट्री का मीनिंग ही होता है रिएक्शन, बिना रिएक्शन से तो केमिस्ट्री अधूरी है। तो रिएक्शन आता है तो रिएक्शन जरूर लिखो, चाहे उसने पूछा हो चाहे ना पूछा हो। अब मैं पूछूं आपसे व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन या व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप इसको डिफाइन कर दो, फिर बाद में कहोगे सर आपने क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि एग्जाम्पल दो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा। ये मूर्खता है बच्चे, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आपको एक लाइन में कम से कम एग्जाम्पल तो लिखना ही चाहिए, रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन लिखना चाहिए। खैर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट रिएक्शन फॉर द बोथ टाइप्स। आपको बच्चे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है, जो कि काफ़ी आसान है। डिस्प्लेसमेंट में तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। मुझको बहुत ही तकलीफ हुई जब बच्चों ने गाइड वाली लैंग्वेज लिख दी। कुछ बच्चों ने या तो गाइड वाली या तो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि ग्रुप ऑफ एटम या एटम डिस्प्लेस होता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग डेफिनेशन है, ना समझ में आना ना कुछ, ना आपको आया होगा, मुझको पता है आपको भी नहीं आया होगा, आपने या तो रट्टे मार के लिखे होंगे एक ग्रुप ऑफ एटम्स वाला डेफिनेशन, जो कि मैंने करवाया नहीं। मुझको भी ये डेफिनेशन आता था उस टाइम, मैंने जानबूझ के लिखवाया नहीं जब मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि फालतू की डेफिनेशन है ये, जो सिंपल सा डेफिनेशन है आपको पता है। आपने ये तो लिख दिया कि ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होता है या एटम डिस्प्लेस होता है, ये तो बात मुझको भी पता है डिस्प्लेस होता है, लेकिन किस प्रकार होता है, इसे यहाँ से कुछ आपको जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो बच्चों ने क्या किया, ये मोस्टली बच्चों ने किया है, मेरे ख्याल से 1 ही 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, मेरे हिसाब से लिखा है, जो मैंने करवाया था या जो बुक के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, जो लास्ट में होता है ना एक समरी सा, उस समरी में दिया हुआ है।
वो काफ़ी बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। हिंदी मीडियम के बच्चे ने, जो हिंदी मीडियम के 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चों ने वही रटी रटाई परिभाषा लिख दिया। किस परमाणुओं के समूह को या परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है, जो कि उतना खास डेफिनेशन नहीं है। किस प्रकार होता है ये हमें लिखना होता है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा परिभाषा था कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करते हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार आपका जो प्रोसेस होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। खैर, अब मैं क्या बताऊं, जब आपकी हैबिट ही हो गई है रट्टा मार्क लिखना, तो लिखो भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसके लिए मैंने नंबर नहीं काटे, क्योंकि वो भी डेफिनेशन सही है, लेकिन वो रट्टा वाला डेफिनेशन है। आप लोगों से मैं पूछूँ ना कि उसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को ही नहीं आएगा समझ में, तो मैं क्या बताऊँ। अब मैंने आपको पहले, अब 1-2 बच्चे हैं मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर यहाँ पे MD गाइड है, दीपक की गाइड है, समझ लें, लिख ले वहाँ से। मैंने कहा बच्चे तुम कहीं से लिखो, बस जो लिख रहे हो ना उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग तो पता नहीं होता, बस लिख लेते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाँ एक बात और, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चे, आपको समझ में आ गया। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया था, वही फेरस सल्फेट वाला, जिसमें कलर चेंज होता है। अगला एग्जांपल क्या है इसका, अगला एग्जांपल ये होगा कि आपको याद होगा हमने बच्चे लिया था सिल्वर नाइट्रेट से रिफाइन करना है। एक बच्चा है यूट्यूब पे, उसने पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 समझाओ। तो जब मैंने समझा रखा था, लिए वैसे ही आया क्वेश्चन नंबर 14 समझा दो, ऐसे ही। तो मैंने रिप्लाई खास किया नहीं, मैंने बस ठीक है ठीक है। तो बच्चे ऐसे नहीं पूछते हैं, एक अच्छे प्रोसेस से पूछते क्या नहीं आया, कहाँ नहीं आया समझ में, और एक डिसिप्लिन में पूछते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 समझा सकते हो, मुझको नहीं आया समझ में। एक तरीका होता है पूछने का, आते ही समझा दो क्वेश्चन नंबर 14, लग रहा है ऑर्डर दे रहा है। तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया ऐसे ही। देखो बच्चे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट पत्थर वत्थर में पाया जाता है मान लो, तो सिल्वर को अलग करना होता है हमें। देखो हमें मिलेगा मान लो सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिल्वर नाइट्रेट है, हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से सिल्वर चाहिए, सिर्फ सिल्वर चाहिए, हमें ये NO3 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और उसने दिया था कि हमारे पास कॉपर भी है अलग से, तो उस कॉपर का किस प्रकार हम सहायता करके, किस प्रकार रिएक्शन करवा के हम सिल्वर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका है, आपको पता है जो सिल्वर होता है बच्चे, बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसका इस तत्व का जो क्रियाशीलता है बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आपने देखा होगा। और हमारे पास कॉपर भी है, तो क्या करो बच्चे, कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दो, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और क्वेश्चन नंबर 14 भी समझा रहा हूँ इसी बहाने। क्वेश्चन नंबर 14 NCERT में जो है, इसी बहाने उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। खैर वो भी समझ लेगा। तो बच्चे क्या होता है, कॉपर हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है सिल्वर के मुकाबले। अब जो कॉपर है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, सिल्वर को हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ पे खुद आके बैठ जाएगा। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो अब कॉपर नाइट्रेट CuNO3 2 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कंपाउंड फॉर्मेशन के द्वारा, तब वहाँ पे आपको समझ में ही आएगा। अब वो सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बहुत बार समझा रखा हूँ। कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी प्रकार आपको दिखेगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बच गया, सिल्वर बच गया। सिल्वर लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर के द्वारा हटा दिया जाएगा, ये अलग हो जाएगा। देखो हमें अलग ही चाहिए था, हमें सिर्फ सिल्वर चाहिए था, अब हमें सिल्वर अलग से मिल गया, अब ये डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है। खैर हजारों एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिखो, सही लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरा पूछा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क पूछा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चे, आयंस, दोनों रिएक्टेंट के, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट के आयंस दूसरे रिएक्टेंट के आयन के पोजीशन के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी आयंस यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चे, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 था, तो यहाँ पे देखो याद करो आप, बैरियम क्लोराइड BaCl2
अब BaCl2 मैं क्यों लिख रहा हूँ बैरियम क्लोराइड को, आपको पता है बैरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, प्लस एक था बच्चे Na2SO4, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस करेगा कैसे, ये जो Cl2 है क्या आयंस है, ये जाएगा सोडियम के पास, SO4 ये क्या बच्चे आयंस है, ये जाएगा बैरियम क्लोराइड के पास, तो ये बनेगा BaSO4, क्योंकि SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, बैरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, प्लस क्या बच गया NaCl। तो कहोगे सर NaCl क्यों लिखा आपने, Na2Cl2 क्यों लिखा, तो बच्चे मेरी बात सुनो, Na2Cl2 में 2 से 2 काट दो तब भी वही होगा। खैर खैर सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, यही होगा NaCl, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है NaCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपको बैलेंस करना है इक्वेशन, तो बैलेंस वाला खुद से करो, ये नहीं करवाऊंगा। ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये मैंने गलती से कुछ और लिख दिया था, यहाँ पे बच्चे बैरियम, मेरे ख्याल से यहाँ पे बैरियम ब्रोमाइड आने वाला था, बैरियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे मैंने बैरियम क्लोराइड लिख दिया गलती से, यहाँ पे बैरियम ब्रोमाइड आएगा जहाँ पे मैंने ये सर्कल लगाया हुआ है। खैर तो ये खुद से करना आप, हाँ जिसको समझना है बैलेंस वाले दोनों के दोनों एग्जाम ये क्वेश्चन वो मुझसे कह देना, मैं इसको समझा भी दूंगा। लेकिन मुझको उम्मीद है कि ये बैलेंस वाला आपको आता भी है, क्योंकि सभी बच्चों ने ठीक किया था, दूसरा वाला क्वेश्चन गलत किया था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल। आपको दोनों टर्म को एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। कोरोजन यानी संक्षारण, क्या होता है कोरोजन, तो बच्चे जो मेटल होते हैं उसके ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा अटैक होता है। एटमॉस्फेयर में कैसे, या तो एसिड होगा या तो वाटर होगा या तो मॉइस्चर होगा, जो भी है उसके द्वारा अटैक होता है, जिसके कारण मेटल यानी धातु कोरोड हो जाएगा। नमी के कारण, अम्ल के कारण उस पर हमला होगा, उस पर रिएक्शन होगा, मतलब उसका अभिक्रिया होगा, किसका, धातु का, जिसके कारण धातु कोरोड हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। क्या कहते हैं, करोजन। करोड का मीनिंग होता है कमजोर होना, कमजोर पहले के मुकाबले कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सिंपल सी मीनिंग है, तो इसे बोलते हैं करोजन। एग्जाम्पल क्या है, वही रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, या तो बच्चे कॉपर में भी होता है या इसमें सिल्वर में भी करोजन होता है। हाँ तो कॉपर तो मेरे ख्याल, हाँ कॉपर ब्लैक हो जाता है, सिल्वर ग्रीन हो जाता है, किसके बाद, करोजन लगने के बाद। अब आ जाओ दूसरा पार्ट है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो बच्चे खाने के खाद्य सामग्री होती है, फैट्स ऑयल वगैरह, वो बच्चे क्या होता है जब वो खुले में आप रखोगे कई देर तक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी फूड रेंसिड हो जाएगा। फूड क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, खाद्य सामग्री क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता के प्रोसेस के द्वारा खराब हो जाएगी, और वहाँ से स्मेल और मतलब उसके टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, स्मेल खराब आएगी, वहाँ से बदबू आएगी, और जो स्वाद है खाने का वो खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो फूड है वो रेंसिड हो गया, यानी विकृत गंध हो गया। तो बच्चे इस प्रकार आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पैकेट वाले फूड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होता है, लेस रिएक्टिव गैस होता है। तो इसलिए हम, आपने देखा होगा चिप के पैकेट्स में, कुरकुरे के पैकेट्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और बच्चे हम क्या करते हैं, हम खाने को बहुत ही टाइट टिफ़िन बॉक्स में यानी बंद करते हैं उसका ढक्कन, ताकि हवा ना जा पाए। क्यों, हवा जाएगा तो हवा के साथ ऑक्सीजन जाएगा, जिसके कारण जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होकर रेंसिड हो जाएगा। या तो हम एक काम और करते हैं, हम एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ करते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कई सारे केमिकल्स भी आते हैं स्टोर करने के लिए, फ्रूट्स को 1 साल के लिए, अनाज को, फ्रूट्स को 1 साल 2 साल रखने के लिए हम उसको पाउडर के साथ मतलब स्टोर करते हैं शीशे के अंदर। क्यों, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। इसलिए बच्चे इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बस डिस्कस किया है, लिख कर तो आपको पहले ही समझा रखा है।
सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, करवा रखा है। तो बच्चे ये आपके 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी।